बहुत घुटन है, कोई सूरते बयां निकले, अगर सदा ना उठे कम से कम फुगा निकले। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी ने यह शेर किसी और वजह से लिखा था, लेकिन आज दिल्ली के हालात पर यह एकदम सही बैठ रहा है। दिवाली गुजरी, छठ आई और त्योहारों का सीजन चला गया, लेकिन नहीं बदला तो दिल्ली का सूरते हाल। वही धुंध, वही घुटन और वही काला आसमान। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी अब हांफने लगे हैं। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जिंदा रहना है तो फौरन दिल्ली छोड़ दो, क्योंकि हर सांस के साथ ऑक्सीजन नहीं बल्कि जहर शरीर में जा रहा है। और इसी जहर के खिलाफ कड़क पर हमने कैंपेन चलाई, सांस लूं या जी लूं। साफ हवा में सांस लेना हम सभी का अधिकार है, लेकिन हमें वो भी नहीं मिल रहा। राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि 1 नवंबर को दिल्ली की पहचान इंडिया गेट तक स्मॉग की मोटी चादर में छुप गया था। मतलब रात के वक्त जब तमाम लाइट्स होती है ना, उसमें भी दिखाई नहीं दे रहा था। सरकारी आंकड़े भले ही AQI 300 के करीब बता रहे हैं, लेकिन जो मंजर लोगों ने देखा वो कहीं ज्यादा खौफनाक था। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए कि क्या सचमुच ये 300 AQI है या फिर हकीकत इससे कहीं और ज्यादा भयानक है। पोल्यूशन कंट्रोल पर सरकार के सभी वादे और दावे हवा हवाई साबित हुए। सबसे पहले बात उस प्रयोग की जिसने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग योजना शुरू की। 28 अक्टूबर को 2 बार ट्रायल हुआ, जिसका कुल खर्च करीब 2 करोड़ रुपए आया। उम्मीद थी कि बारिश होगी और हवा साफ हो जाएगी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नमी 15% से भी कम है और बादल भी पर्याप्त नहीं है, तो बारिश नामुमकिन है। लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए शायद ये प्रयोग किया गया। PM 2.5 में थोड़ी कमी आई, लेकिन कुछ ही घंटों में सब वापस पुरानी हालत में लौट गया। विशेषज्ञों ने साफ कहा कि सर्दियों में क्लाउड सीडिंग काम नहीं करती, खासकर दिल्ली जैसी जगह पर जहां नवंबर से फरवरी तक हवा ठंडी और सूखी रहती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जून 2025 में शुद्ध हवा सबका अधिकार प्रदूषण पर जोरदार प्रहार योजना लॉन्च की थी। इस योजना में 18 पॉइंट्स हैं, जिनमें मेट्रो स्टेशन पर 2299 इलेक्ट्रिक ऑटो, 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर मिस्ट स्प्रेज, एंटी स्मॉग गन और 70 लाख पौधे लगाने की बात है। नवंबर 2025 से BS3 कमर्शियल वाहनों पर दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ग्रैब 4 के तहत कंस्ट्रक्शन पर पूरी पाबंदी है। भारी वाहनों की एंट्री बंद। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस और दफ्तरों में 50% कर्मचारियों से घर से काम करने की सलाह दी गई है। लेकिन प्रदूषण का स्तर फिर भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ दिवाली के पटाखे और दिल्ली की गाड़ियां ही प्रदूषण बढ़ाती हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका बड़ा कारण पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाए जाने वाली पराली भी है। पंजाब में 1 नवंबर को एक ही दिन में 442 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए, जो इस सीजन का सबसे बड़ा उछाल था। अब तक 2000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि ये पिछले कुछ सालों की तुलना में कम है। पराली जलाने से दिल्ली के PM 2.5 के स्तर में वृद्धि होती है, खासकर अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक। हवा की दिशा जब पंजाब हरियाणा से दिल्ली की ओर होती है तब प्रदूषण बढ़ता है। उधर डॉक्टर्स ने बड़ी चेतावनी दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी को फेफड़ों की बीमारी या दिल की समस्या है तो फौरन दिल्ली छोड़ दीजिए। पिछले 10 दिनों में सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, जो मरीज पहले स्थिर थे और ऑक्सीजन की जरूरत उन्हें नहीं थी, उनकी हालत भी बिगड़ रही है। दिल्ली के अस्पतालों में सांस की तकलीफ, तेज खांसी और अस्थमा के मरीजों की संख्या में 15 से 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आप यकीन जानिए, मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ, मुझे खुद को तो खांसी और गला खराब है ही, मेरे आसपास मुझे लगातार लोगों के खांसने की आवाजें आ रही हैं। पिछले 2 दिनों में सांस फूलने, खांसी, गले में दर्द और आंखों में जलन की शिकायत लेकर आने वालों की संख्या 2 गुनी हो गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब युवा और स्वस्थ लोग भी खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलने की समस्या से जूझ रहे हैं। PM 2.5 के बारीक कण सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रुकते, बल्कि खून में घुसकर ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। वो तेज सांस लेते हैं, बाहर खेलते हैं, दौड़ते भागते हैं और प्रदूषण के सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं।
रिसर्च बताती है कि उनके फेफड़ों का विकास रुक जाता है और दिल्ली में बड़े हो रहे बच्चों के फेफड़ों की क्षमता साफ शहरों के बच्चों से कम रहती है। यह नुकसान स्थायी हो सकता है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली का प्रदूषण अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रह गया है। पालतू कुत्ते और बिल्लियां भी जहरीली हवा की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली के पशु चिकित्सालयों में पिछले 2 हफ्तों में जानवरों में सांस की बीमारियों के मामले 20 से 32% बढ़ गए। यकीन करेंगे क्या आप इस बात पर? दिल्ली के लोग इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे में पता चला कि दिल्ली एनसीआर के 75% घरों में वायरल इंफेक्शन फैल रहा है। H3N2 जैसे वायरस एक तरफ, जहरीली हवा दूसरी तरफ। इन दोनों के मिल जाने से रिकवरी धीमी हो गई है। दिल्ली में हर साल इस दौरान यही कहानी दोहराई जाती है। स्मॉग आता है, AQI बढ़ता है, एक्सपर्ट सलाह देते हैं, मीडिया बहुत हल्ला करता है, लेकिन समस्या वैसे की वैसी बनी रहती है। अब कुछ साल पीछे चलते हैं। 2013 में चीन की राजधानी बीजिंग, जनवरी का महीना और पूरे शहर पर एक भूरे काले रंग का कंबल तना हुआ था। वहां की स्थिति इतनी भयावह थी कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे एयरपोकैलिप्स कहा। बीजिंग का AQI 700 से ऊपर पहुंच गया था। WHO की गाइडलाइन से 22 गुना ज्यादा प्रदूषण। स्कूल बंद कर दिए गए, फ्लाइटें रद्द हुई, हाईवे बंद हो गए, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। विदेशी दूतावासों ने चेतावनियां जारी की और बीजिंग को रहने लायक नहीं करार दिया, जैसा अभी दिल्ली हो रहा है। सांस की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़े। यह अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का मामला बन गया था, लेकिन हमको तो शर्म आती नहीं ना, तो बहरहाल बात चीन की। लेकिन चीन की सरकार के पास चलता है वाला रवैया नहीं था, जैसा हमारी सरकारों के पास होता है। उन्होंने इस संकट को युद्ध की तरह लिया। $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया और एक मजबूत प्रदूषण विरोधी रणनीति बनाई गई। हमारे यहाँ बजट रख भी दें तो कोई फायदा नहीं, उसको कौन खा जाएगा हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा। सितंबर 2013 में चीन के स्टेट काउंसिल ने एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन प्लान का ऐलान किया। चीन ने सख्त कदम उठाए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। घरों में कोयला जलाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। 2500 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद कर दी गईं। भारी उद्योगों को बीजिंग से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। पुरानी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया। कार के मालिकाना हक पर सीमा लगाई और इलेक्ट्रिक बसें लाई गईं। पेड़ों से घिरी रिंग रोड्स बनाई, निर्माण की धूल पर सख्ती की और क्लीन एनर्जी में अरबों डॉलर का निवेश किया गया। कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट को रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी से बदला गया। बीजिंग सरकार ने जब जरूरत पड़ी तो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज बंद कर दी और गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 साल के अंदर 2015 में द्वितीय विश्व युद्ध की 70वीं वर्षगांठ पर बीजिंग का AQI 250 के अंदर आ गया था, जो पहले 700 के ऊपर था। और आज 2025 में बीजिंग का AQI 70 के अंदर रहता है। जी हाँ, सही कह रही हूं मैं, 70। 700 से 70 तक का ये सफर सिर्फ 10 साल में पूरा हुआ। ये चमत्कार नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति और कठोर निर्णयों का नतीजा है। दिल्ली NCR के लोग 10 साल पहले भी परेशान थे, रो रहे थे, हल्ला कर रहे थे और 10 साल बाद भी यही कर रहे हैं। कुछ नहीं बदला। अगर चीन ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? बस जरूरत है इच्छा शक्ति की, सख्त फैसले लेने की और उन्हें लागू करने की, बिना भ्रष्टाचार किए। प्रदूषण को मौसमी परेशानी नहीं बल्कि साल भर की आपात स्थिति की तरह देखना होगा। जो करना जरूरी है वो करना होगा। कोई भी विकास, कोई भी समृद्धि उस कीमत पर बेईमानी है जहां हमारे बच्चे शहरों में साफ हवा में सांस नहीं ले सकते। ये प्राथमिकता नंबर 1 होनी चाहिए, प्राथमिकता नंबर 2 भी और प्राथमिकता नंबर 10 भी। दिल्ली को अपनी सांस वापस चाहिए। बीजिंग ने दिखा दिया है कि रास्ता है, बस चलने के लिए हिम्मत चाहिए। अब रेखा गुप्ता के पास हिम्मत है या नहीं, ये उन्हें तय करना होगा।